अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे DLD की लैब नंबर 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनकोडर्स एंड डिकोडर। सो लेक्चर कंटेंट देख लेते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे इनकोडर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 4x2 इनकोडर, 8x3 इनकोडर्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी इनकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडर और 2x4 डिकोडर, 3x8 डिकोडर्स, एंड एट द एंड हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस। सो इनकोडर हमारे पास क्या होता है। इनकोडर हमारे पास एक कम्बिनेशन सर्किट्स है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इनकोडर क्या है, आपके पास एक तरह का सर्किट है जो कि डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 2n इनपुट्स होते हैं और आउटपुट में कितने आते हैं, n आउटपुट लाइंस आती हैं आपके पास। तो अगर आप लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास 4 इनपुट्स आ रही हैं, 4 डेटा इनपुट लाइन आ रही हैं और कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, 2 आउटपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, 2 आउटपुट्स आ रहे हैं, तो इनपुट लाइन कितने होंगे, 2n जो कि 2 है, तो आपके पास 4 इनपुट्स हो गए और 2 आउटपुट हो गए। अच्छा, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि सिंपल इनकोडर्स के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि 1 इनपुट लाइन इज एक्टिव एट अ टाइम। ठीक है, इन ये 4 इनपुट्स हैं, इनमें से एट अ टाइम एक ही इनपुट 1 हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली ये उसके जो आउटपुट आएगा उसको इनकोड करेगा। ठीक है, तो ये आप जो होता है इनकोडर, आपका इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिकोडर के, ये इट इज इन्वर्स ऑफ डिकोडर। तो अगर हम लोग देखें इसका, तो हमारे पास इसमें कितने इनपुट्स हैं, लेट सपोज अगर हम लोग 4x2 का केस देख लें तो हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट हैं। तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं y3, y2, y1 और y0, ये हमारे पास इनपुट्स हैं। और हमारे पास ये जो है आउटपुट कितने आ रहे हैं, कितने आउटपुट हैं, 2 आउटपुट आ रहे हैं, A1 और A0। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने क्या, मैंने आपको क्या एज्यूम क्या करते हैं हम लोग सिंपल इनपुटर्स के लिए कि एक ही इनपुट लाइन जो है एट अ टाइम 1 हो सकती है। तो अब ये देखें, अगर इसमें हमारे पास y01 है, बाकी 0 की हम एज्यूम करते हैं कि वो 0 होंगी, तो इसको अगर हम इनकोड करेंगे तो इसका इनकोडेड इंफॉर्मेशन 0 0, क्योंकि 0 अगर आप देखें y0, तो 0 को अगर आप लोग इनकोड करें तो वो उसका बाइनरी 0 ही बनता है। अब अगर हम लोग कहते हैं y1, ये 1 है, तो बाकी सारी 0। ये मैंने आपको कहा कि क्या हो सकता है इनकोडर में, एट अ टाइम 1 इनपुट लाइन इज 1 हो सकती है। ठीक है, एक ही इनपुट लाइन है जो कि 1 हो सकती है, बाकी सारी लो होंगी, हम एज्यूम ये कर रहे हैं। तो अगर y1 1 को अगर बाइनरी में इनकोड किया जाए तो क्या बनता है, 0 1। इसी तरह अगर y2 है, 1 हो गई तो बाकी तो सारी तीनों 0। तो y2 अगर 2 को बाइनरी में इनकोड किया जाए तो क्या बन जाता है, 1 0। इसी तरह अगर y3 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो अगर 3 को इनकोड किया जाए बाइनरी में तो आपके पास क्या बन जाता है, 1 1। तो ये हमारे पास 2x4 to 2 इनकोडर का हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल आ गया। अब अगर इसी ट्रूथ टेबल को देखें तो इतना सिंपल है कि इसको हम लोग देख के इससे हम लोग इसके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखें A1 के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, A1 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है, अगर आपके पास y3 1 हो तो 1 आ रहा है, या y2 1 हो तो 1 आ रहा है। तो ये दोनों में से अगर एक भी 1 हो तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेशन यूज करेंगे, y3 प्लस y2, अगर इन दोनों में से एक भी 1 हो तो आपका A1 क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग A0 के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो A0 हमारे पास कब 1 होता है, जब हमारे पास y1 1 आ रहा हो,
या फिर y3 1 आ रहा हो, तो ये हमारे पास आउटपुट के लिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। तो अगर इसी जो आपके पास इक्वेशंस आ गई, इन्हीं का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देख लें, तो सिंपल हमारे पास क्या यूज होंगे, दो और गेट्स यूज होंगे, जो कि एक है A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y3 प्लस y2, और ये जो A0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y3 प्लस y1। तो ये तो हमारे पास सिंपल हो गया 4x2 इनकोडर। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 2⁻n इनपुट लाइन आ रही हैं और आउटपुट में n आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास, अब अगर हम लोग एक दूसरा केस देख लें जिसमें हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, ऑक्टल किसे कहते हैं, 8 को। तो अगर आपके पास 8 इनपुट लाइंस होंगी तो आपके पास आउटपुट कितने होंगे, 3 आउटपुट्स होंगे, क्योंकि देखिए अगर आपके पास 8 इनपुट्स आ रहे हैं तो 2⁻³ आपके पास 8 हो गया, 8 इनपुट लाइन है तो आपके पास आउटपुट में कितने आएंगी, 3 आउटपुट लाइंस आएंगी। तो अगर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो आपको मैंने जैसे कहा कि अगर आपका y0 जो है 1 है, तो इसको अगर हम लोग बाइनरी में इनकोड करें तो क्या आ जाएगा, तीनों आपकी 0 0 0 आ जाएगा। अब अगर y1 1 है, आपका ऑक्टल में आपका y1 1 है, तो आपका इसको बाइनरी में इनकोड करें तो बाइनरी में इनकोड किस तरह हो सकता है, 0 1 0, हायर भी 0 होगी, A2 A1 दोनों 0 और ये A1 1 हो जाएगा। अगर y2 को देखें, y2 1 है तो इसको बाइनरी में इनकोड किया जाए तो क्या बनता है, 1 0। इसी तरह अगर y3 को देखें तो 3 का जो है इसको बाइनरी में इनकोड किया जाए तो 3 का जो बाइनरी होता है वो 1 1 होता है, तो ये हायर 0 हो गई और बाकी दोनों 1 हो गई। अगर y4 को देखें तो y4 अगर 1 है और बाकी सारे 0 हैं तो इसको अगर बाइनरी में इनकोड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 0। ये बाइनरी में 4 को अगर इनकोड किया जाए, इसको अगर आप देखें तो 1 0 0 बाइनरी में 4 होता है, इसको अगर आप इनकोड करें तो ये आपके पास 1 0 0 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास y5 है, 5 है, y5 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो अगर इसको बाइनरी में इनकोड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1 0 1। सिमिलरली अगर y6 आपके पास 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो आपके पास इसका बाइनरी इनकोडेड क्या बनता है, बाइनरी इनकोड करें तो आपके पास 1 1 0 आता है। सिमिलरली अगर हमारे पास y7 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो इसका आपके पास बाइनरी इनकोड क्या बनता है, 1 1 1। तो ये तो हमारे पास किसका आ गया, हमारे पास ट्रुथ टेबल 8x3 का इनकोडर का ट्रुथ टेबल आ गया। इसमें हमारे पास 8 इनपुट लाइंस हैं और 3 आपके पास आउटपुट आ रहे हैं। तो अगर इसी के अगर हम लोग इक्वेशंस देख लें तो सिंपल इक्वेशन इनकी बनेगी। अगर आप लोग देखें A2 के लिए अगर हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो A2 कहाँ पे 1 हो रहा है, जहाँ पे आपका y4 1 है, y5 1 है, या y6 और y7। तो अगर A के लिए एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो हमारे पास y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, इनमें से कोई भी 1 हो तो आपका A2 1 होगा। सिंपल एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर आप लोग A1 के लिए देखें तो A1 के लिए हमारे पास कहाँ पे 1 आ रहा है, एक हमारे पास y2 बन रहा है प्लस y3, इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये कहाँ पे 1 आ रहा है, y6, और लास्ट में हमारे पास y7। तो ये हमारे पास A1 के लिए हो गया एक्सप्रेशन। सिमिलरली A0 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो A0 हमारे पास कहाँ पे 1 हो रहा है, y1 पे 1 पे हो गया, इसके अलावा हमारे पास 3 पे, y3 पे, इसके अलावा 5 पे, y5 पे 1 हो रहा है और y7 पे। तो 1 3 5 7 इन तीनों को अगर हम लोग और करके लिख लें, अगर इन तीनों में से कोई भी 1 हो तो आपका A0 1 होगा। तो ये हमारे पास इन तीनों की इक्वेशंस आ गई, सिंपल इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम लोगों ने इन्हीं इक्वेशंस को इनका सर्किट बनाना हो तो सिंपल सा इसका सर्किट बनेगा हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस का। तो ये हमारे पास A2 के आउटपुट आ रहे हैं तीनों, और हमने किया तमाम डेटा लाइंस को,
ये हमारे पास A1 के लिए हो गया आउटपुट और ये हमारे पास A0 के लिए आउटपुट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनकोडर्स के थोड़े ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। सो आपको मैंने जैसे पहले कहा कि इनकोडर में क्या हम एज्यूम कर रहे होते हैं, इनकोडर में हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक वक्त में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। लेकिन अगर यूजर एक से ज्यादा इनपुट को हाई कर दे तो जो इनकोडर जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो करेक्ट नहीं होगा, वो किसी और का कोड प्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि अगर आप लोग इसका ट्रुथ टेबल देखें तो आपको मैंने कहा था कि इसमें क्या हो सकता है, एक वक्त में एक ही इनपुट हाई होगा, बाकी सारे इनपुट लो होंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें, लेट सपोज अगर ये 2 है, लेट सपोज ये 3 को देखें, y3 को अगर इसको मैंने 1 किया है तो इसका बाइनरी कोड हमारे पास क्या बनता है, 1 1। ठीक है, हाईएस्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 होगी, बाकी A1 और A0 1 1 होगी। तो ये आपका 3 का जो है 3 का बाइनरी कोड क्या बन रहा है, 1 1। इसी तरह अगर आप लोग देखें y6, अगर y6 1 है तो इसका आउटपुट क्या बन रहा है, 1 1 0 1 1 0। एक्चुअली बाइनरी में क्या होता है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो ये 6 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने यूजर ने दो इनपुट्स को हाई कर दिया, y3 और y6 दोनों को 1 कर दिया, तो ये क्या करेगा, तो ये गलत कोड प्रोड्यूस करेगा। y3 और y6 को अगर हम लोगों ने 1 कर दिया तो ये क्या कोड प्रोड्यूस करेगा, लेट सपोज हमने y3 को भी 1 कर दिया और y6 को भी 1 कर दिया, तो ये जब 1 इधर आएगा तो ये और गेट लगा हुआ है तो ये भी 1 हो गया। y3 इधर आएगा 1, तो बाकी चाहे 0 हो या 1 इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आउटपुट में यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो y6 है, y3 जो है, यही y3 का जो 1 है ये इधर भी आ रहा है, बाकी चाहे 0 हो या 1 हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि और गेट है, और गेट में 0 + 1 भी 1 होता है और 1 + 1 भी 1 ही होता है, तो ये भी 1 हो गया। तो अब हम लोगों ने अगर y3 और y6 दोनों को 1 कर दिया, y3 और y6 को, तो इसने आउटपुट में क्या प्रोड्यूस किया, 1 1 1, जो कि एक्चुअल में आउटपुट किसका है, y7 का। अगर y7 1 हो और बाकी सारे 0 हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 1 1। जबकि इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर गलत इन दो इनपुट्स को हाई करें, इसकी जो सिंपल इनकोडर की जो कंडीशन इसको वायलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 1 1 1, जो कि एक्चुअल में आउटपुट है y7 की इनपुट, y7 जब 1 हो। तो ये इसमें एक तरह का ड्रॉबैक है, क्योंकि इनपुट तो आप लोग एक टाइम पे मल्टीपल हाई कर सकते हैं, तो ये एक आपके सिंपल इनकोडर का ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा इसमें ये एम्बिग्यूटी है कि अगर तमाम, इसकी एम्बिग्यूटी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल को अगर देखें तो आपको मैंने कहा कि अगर y0 1 हो तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, 0 0 0, मतलब 0 आपके पास बाइनरी में किसके इक्वल होता है, 0 0 0 के। लेकिन अगर तमाम इनपुट्स 0 हो, तमाम इनपुट्स एज्यूम करते हैं ये भी 0 हो, तो भी आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 ही आएगा। तो इसमें हम लोगों को ये भी एम्बिग्यूटी रह जाती है कि हमें ये नहीं पता कि अगर आपके पास सर्किट में आउटपुट में यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है तो ये 0 0 किसकी वजह से आ रहा है, या ये 0 0 या तो इस वजह से आ रहा है कि तमाम इनपुट्स आपके 0 हैं, या ये आपके पास आउटपुट 0 0 0 इस वजह से आ रहा है कि आपके पास y0 1 है। तो हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हमारे पास ये जो आउटपुट 0 0 0 आ रहा है ये किस इनपुट की वजह से आ रहा है। ठीक है, या तो ये y1 जो है ये 1 है, इसकी वजह से आउटपुट 0 0 0 आ रहा है, या फिर आपके पास ये तमाम की तमाम 0 है, तो उस केस में भी आपके पास आउटपुट क्या बनता है, 0 0 0। तो हम लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये भी इसमें एक एम्बिग्यूटी रह जाती है, तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक हो गया। तो इस तरह की जो ड्रॉबैक्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रायोरिटी इनकोडर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, बिट्स की प्रायोरिटी होती है, हाईएस्ट बिट की सबसे ज्यादा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो इसमें कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि इसमें अगर आप देखें प्रायोरिटी इनकोडर में, इसमें भी उसी तरह आपके पास 4 इनपुट्स होते हैं और वही आपके पास 2 आउटपुट होते हैं, और ये एक आपकी इंडिकेट करता है कि आपका सर्किट इनेबल है या नहीं। तो ये आपका लेट सपोज अगर y3 है,
ये आपका y2 है, y1 और y0। ये आपके पास आउटपुट में आ रहा है a1 और a0। अब ये जो y3 है इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और ये जो नीचे y0 है इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसमें अगर आप लोग ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें हम लोग इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि अगर आपकी तमाम बिट्स ज़ीरो हैं, तमाम बिट्स ज़ीरो हैं, तो आपका आउटपुट क्या बनना चाहिए? आउटपुट तो आपका 0 0 ही बनना चाहिए। और ये जो V0 ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि तमाम इनपुट्स ज़ीरो हैं। लेकिन अगर आपकी 3 इनपुट्स तो ज़ीरो हैं, लेकिन अगर Y0 1 है तब भी आपका आउटपुट क्या बनना चाहिए? आउटपुट आपका 0 0 ही बनना चाहिए। लेकिन इस केस में V जो है ये 1 हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि आपका सर्किट में से एक या एक से ज़्यादा बिट्स ऑन हो, तो ये आपका जो V है ये आपके पास 1 होगा। तो ये हम लोग उस एम्बिग्यूटी को इससे रिजॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसमें हमारे पास ये एम्बिग्यूटी होती है कि अगर तमाम इनपुट 0 हो तब भी आउटपुट 0 0 आ रहा था, और अगर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो तब भी आपके पास आउटपुट 0 0 ही आ रहा था। लेकिन इसमें ये क्या, ये V जो है ये इंडिकेट कर देगा कि आपके पास एक बिट या एक से ज़्यादा बिट्स जो है इनपुट बिट हाई हैं। तो ये एक एम्बिग्यूटी तो इससे रिजॉल्व हो गई। दूसरी जो ड्रॉबैक था, आपको मैंने कहा था कि इसमें अगर एक से ज़्यादा बिट हाई हो जाए तो हम क्या करें? तो ये ऐसा करता है, अगर इसमें दो बिट्स आपने हाई कर दिए तो ये क्या करता है कि हाईएस्ट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है, उसको कंसीडर कर लेता है और दूसरे वाले को इग्नोर कर लेता है। मतलब क्या कि ये कोड उसका प्रोड्यूस करता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब अगर आप लोग देखें, अगर मैं y1 का केस देखें तो y1 जब आपके पास 1 हो तो आपके पास आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? 0 1, क्योंकि ये 1 है, ऑक्टल में 1 है, इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 0 1 बनता है। तो ये आपके पास आउटपुट 0 1 प्रोड्यूस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द y0। अगर y0 को आप 1 भी रखें या 0 रखें, ये x जो है डोंट केयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 भी हो सकता है या 0 कुछ भी हो, लेकिन आपका कंसीडर किसको किया जाएगा? ये कंसीडर करेगा आपके y1 हाई, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी y1 की प्रायोरिटी y0 से ज्यादा है। सिमिलरली y2 की प्रायोरिटी y1 से ज्यादा है। अगर आपका y2 1 हो गया तो आपका जो आउटपुट है वो क्या प्रोड्यूस होगा? y2 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा। जो y2 का बाइनरी कोड बनता है वो प्रोड्यूस होगा। y1 चाहे 1 हो या 0 हो, ये उसको इग्नोर करेगा। सिमिलरली y3 की प्रायोरिटी y2 से ज्यादा है। अगर y3 आपका 1 हो गया, ठीक है, और ये क्या करेगा, y3 1 हो गया तो बाकी जितने भी लोअर बिट्स हैं, लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, वो चाहे 1 हो या 0 हो, ये उनको इग्नोर कर देगा और y3 का ही कोड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग देखें, लेट सपोज अगर आपका y3 1 है, y3 आपका 1 है, तो आपका आउटपुट कोड क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? y3 अगर आपका 1 है तो आपका बाइनरी कोड क्या बनता है? 1 1। तो ये क्या करेगा, इसको कंसिडर कर लेगा और बाकी जितने भी लोअर ऑर्डर बिट्स हैं उनको इग्नोर कर देगा, चाहे ये इनको डोंट केयर हमें रिप्रेजेंट करें, चाहे ये 1 हो या 0 हो, आपको आउटपुट उसी का मिलेगा जिसकी वेटेज ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी प्रायोरिटी हाई रखी हुई है, हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल से ट्रुथ टेबल मैंने इसको आप लोगों को बना के बता दिया। इसी अगर ट्रुथ टेबल को हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करके बना लें तो ये मैंने तमाम इसकी जो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे थे, 4 इनपुट्स हैं तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट है। तो ये तो अगर पहला केस मैंने बना दिया कि तमाम 0 हैं तो आपका आउटपुट 0, ये इंडिकेट करे कि तमाम इनपुट्स 0 हैं। अब अगर हम लोगों ने y0 को 1 कर दिया तो आउटपुट तो 0 0 ही होगा, लेकिन p1 किसको इंडिकेट करेगा कि आपका एक या एक से ज़्यादा बिट हाई है। बाकी तमाम केसेस में देख सकते हैं v1 जो है ये 1 है, बाकी सिर्फ उस केस में 0 है जब तमाम इनपुट्स आपके 0 हों। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें इस केस को, अगर हम लोग देखें 1 0 और 1 1, तो 1 0
मतलब y1 1 है, तो इसके केस में आपके पास आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 के केस में 0 1। तो देखिए 1 0 के केस में भी ये 0 1 आउटपुट दे रहा है और 1 1 के केस में भी आउटपुट 1 दे रहा है, मतलब ये इसको डोंट केयर कर रहा है, क्योंकि जब आपका हाईएस्ट बिट जो है y1 जो 1 हो रहा है, तो ये जो लो उसको कंसीडर कर रहा है, उसका कोड आपको प्रोड्यूस करके देगा आउटपुट में, और जो लोअर ऑर्डर बिट्स है उसको इग्नोर कर रहा है। इसी तरह देखें तो अगर हम लोगों ने y2 को 1 कर दिया, y2 को हम लोगों ने 1 कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, बाकी दोनों जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, y1 जो है आपके देखें y2 जो है 1 है, तो y2 अगर 1 हो तो इसका कोड क्या बनता है, 2 का बाइनरी कोड क्या बनता है 1 0। तो ये आपको सारे आउटपुट में 1 0 ही प्रोड्यूस करके दे रहा है, इनको ये इग्नोर कर रहा है, लोअर ऑर्डर बिट्स को इग्नोर कर रहा है, इसको इनके वेटेज को ये कंसीडर ही नहीं करेगा, समझ गई। तो इसको क्या कर रहा है, अब देखें अगर हम लोग 1 ये 0 0 है तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है 1 0। इसी तरह अगर आप लोग देखें 1 0 1 हमने दिया तो ये इसी को कंसीडर करेगा और इन दोनों को इग्नोर कर देगा। अब अगर हमने इससे भी हायर ऑर्डर बिट्स को हाई कर दिया y3 को, तो 3 का जो बाइनरी कोड है वो क्या बनता है 1 1। अब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस लोअर ऑर्डर बिट्स इनको कंसीडर नहीं करेगा और आपको आउटपुट में 1 1 ही देगा। तमाम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि ट्रुथ टेबल में मैंने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, तो ये उनको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। कि ये किसको कंसीडर कर रहा है, लोअर हाईएस्ट अगर बिट आपकी 1 हो जाए तो उसी का बाइनरी कोड आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो अगर हम लोग इसी सर्किट को, ये जो ट्रुथ टेबल है इसका सर्किट डायग्राम बना लें, तो वही सिमिलरली जैसे आप लोग के मैप्स के थ्रू हम लोग बनाते थे, तो हम लोगों ने के मैप्स के थ्रू उसी को बना लिया, नंबरिंग करके उसकी वंस फिलिंग करके ग्रुप्स बना लिए। तो अगर आप लोग देखें जो A1 है ये हमारे पास कहाँ से 1 हो रहा है, फोर्थ टर्म से, फोर्थ से लेके 15th टर्म तक आपके पास 1 हो रहा है। तो ये फोर्थ टर्म से लेके हमारे पास सारी जो टर्म्स है यहाँ पे हम लोगों ने वंस फिल कर दिए, बाकी सारे ये एम्प्टी रह गए, 0 हो गए। अब हम लोगों ने इसकी पेयरिंग बना ली, तो हम लोगों ने ये एक 4 ग्रुप का पेयर ये बना दिया, एक हमारे पास ये 8 ग्रुप्स का सेल का पेयर ये बन रहा है, और एक हम लोगों ने 8 सेल का पेयर ये बना दिया। तो इसमें हमारे पास ये जो ग्रीन पेयर इससे हमारे पास y2 आ रहा है, और दूसरे जो रेड पेयर इससे हमारे पास y3 आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास ये जो दूसरा है A0 है, इसके लिए भी हमारे पास इसी तरह पेयर हम लोगों ने बना दिए, तो इससे हमारे पास कॉमन जो आ रहा है y3 आ रहा है। तो जो हम लोगों ने ग्रीन का पेयर बनाया है 4 सेल्स का, इससे हमारे पास y2 नॉट डॉट y1 आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली ये जो हमारे पास v है, इसका आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर एक या एक से ज्यादा बिट्स हाई हो तो ये आपको हाई देगा, बाकी तमाम केसेस में आपको, बाकी केस में आपको 0 देगा। तो एक ही ऐसा केस है जिसमें तमाम इनपुट 0 हो, तो उसके केस में आपके पास v जो है 0 आएगा, बाकी तमाम केसेस में आपके पास हाई आएगा। तो ये हम क्या रिलेशन बन रहा है, और का रिलेशन बन रहा है, या तो y0 1 हो तभी आपके पास v1 होगा, या आपके पास y1 1 हो, या y2 या y3, इनमें से कोई भी 1 हो तो आपके पास v क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारे पास तीनों की बुलियन फंक्शंस आ गए। अब अगर हम लोग इसी का सर्किट डायग्राम बना लें, तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका इसी सर्किट डायग्राम का केस भी टेस्ट कर लें, लेट सपोज हम लोगों ने y3 को 1 कर दिया, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कोड प्रोड्यूस होना चाहिए, इसमें हमारे पास A1 A0 ये क्या होना चाहिए 1 1 होने चाहिए, और V भी आपके पास 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसमें सारे दूसरे बिट्स को भी 1 कर दिए, लेट सपोज हम लोगों ने y2 को भी 1 कर दिया, तो y2 का जो कोड है वो क्या होता है, अगर y2 1 हो तो हमारे पास बाइनरी कोड क्या बनना चाहिए 1 0। तो ये क्या करेगा, अब हम लोगों ने दोनों को 1 कर दिया, y3 और y2 दोनों को 1 कर दिया, तो मैंने आपको जैसे कहा कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है y3 की, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, y3 की प्रायोरिटी y2 से ज्यादा है, y2 की प्रायोरिटी जो है वो y3 से कम है।
तो इसका आउटपुट अब क्या आना चाहिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट 1 1 आएगा और V में भी 1 ही आएगा, और ये जो y2 का आउटपुट है ये इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अगर देखें 1 1 दे दिया तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या बनता है। तो 1 1 आ गया तो A1 आपके पास 1 हो गया, y2 यहाँ से 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, y1 भी 0 है और y0 भी 0 है, तो 0 0 आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ से जो है आपके पास y2 3 1 है तो ये भी 1 आ गया, तो 1 0 1 हो गया। सिमिलरली आपके पास यहाँ से जो है ये 1 आ रहा है, बाकी ये जो है ये भी 1 आ रहा है, ये जो है 0 है और ये भी 0 है, तो ये भी आपके पास 1 आ गया। तो अगर आप लोग देखें तो y3 और y2 दोनों को 1 किया, लेकिन हमें कोड किसका मिला 1 1, हमें कोड किसका मिला y3 का बाइनरी कोड हमें मिल गया। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी इनकोडर वर्क करता है कि क्या करता है, ये हाईएस्ट ऑर्डर बिट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू लोअर ऑर्डर बिट्स। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग जो सिंपल इनकोडर में ड्रॉबैक्स आ रहे थे, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, अगर इसमें एक वक्त में एक से ज्यादा इनपुट हाई हो जाए तो जो इनकोडर है वो कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इनकरेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर आपको मैंने कहा था कि y3 और y6 दोनों 1 हो रहे थे तो आपके पास आउटपुट में 1 1 1 आ रहा था जो कि कोड था y7 का। इस तरह के जो आपके पास इश्यूज आते हैं, वो दूसरा इसमें इशू आ रहा था, एम्बिगिटी तब आ रही थी जब आपके पास तमाम इनपुट्स 0 हो या आपके पास सबसे लोअर ऑर्डर बिट्स 1 हो, तो उस दोनों के केस का आउटपुट 0 0 ही बनता है। तो उसमें भी एम्बिगिटी थी, तो उन दोनों एम्बिगिटीज को रिजॉल्व किया किसने, हमारे प्रायोरिटी इनकोडर ने उन दोनों एम्बिगिटीज को रिजॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं डिकोडर। तो डिकोडर भी हमारे पास एक तरह का कम्बिनेशन सर्किट होता है जिसमें हमारे पास n इनपुट लाइंस होते हैं और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n आउटपुट लाइंस होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ द इनकोडर। इनकोडर में हमारे पास क्या हो रहा था, इनकोडर में हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n इनपुट लाइंस थे और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट हमारे पास n लाइंस आ रहे थे। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डिकोडर में n इनपुट लाइंस होते हैं और आउटपुट में हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n आउटपुट लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जो डिकोडर है ये इनकोडर का एग्जैक्टली रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने 2x4 का डिकोडर बनाना हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 2 होगा, मतलब हमारे पास 2 इनपुट होंगे और आउटपुट कितने होंगे, आउटपुट इसमें हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास 4 आउटपुट्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, तो अगर हम लोग 2x4 डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हमारे पास 2x4 डिकोडर का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स आ रहे हैं, एक A है और एक B है, और ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करें, 4 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका अगर ट्रूथ टेबल देखें तो इसमें हमारे पास जैसे लेट सपोज अगर A 0 0 है, A भी 0 B भी 0, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करें तो D 0 आपके पास 1 होगा, बाकी सारे 0 0 होंगे। इसी तरह अगर A B में है 0 1 है तो इसको अगर हम लोग आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा डिकोडर, इस केस में सिर्फ D1 को 1 देगा, बाकी तीनों 0 0। इसी तरह 1 0 के केस में आउटपुट क्या आएगा, आपके पास ये जो 1 2 है 1 0 है, ये एक्चुअली बाइनरी में क्या डेसिमल में क्या बन जाता है 2, तो D2 इस केस में सिर्फ 1 होगा, बाकी तीनों 0 होंगे। इसी तरह 1 1 आपके पास 3 की इक्विवेलेंट होता है, तो इसमें आपके पास सिर्फ D3 की जो आउटपुट लाइन है वो 1 होगी, बाकी सारे 0 होंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस चीज़ का, कि हम लोगों के पास एक वक्त में एक ही जो आउटपुट है वो 1 हो रहा है, बाकी 0, बाकी आपके पास सारे
इन लो आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बुलियन फंक्शन लिखना चाहें, तो अगर आप लोग देखें तो D0 का मेरे पास बुलियन फंक्शन क्या बन रहा है, D0 का मेरे पास बुलियन फंक्शन बनता है ए का भी ए नॉट जो है 0 है, 0 0 के केस में D0 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ए का भी कम्प्लीमेंट लेके और बी का भी कम्प्लीमेंट ले लूंगा और इन दोनों का एंड करूंगा। तो इस केस में मेरे पास D0 1 आएगा। अगर 0 0 है तो दोनों का कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1.1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर अब मैंने D1 का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो D1 का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ रहा है, A 0 और B 1 है, तो A का नॉट और B सिंपल। सिमिलरली अगर मैंने D2 का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो D2 का एक्सप्रेशन क्या बनता है, 1 0, मतलब A नॉर्मल और B का कम्प्लीमेंट। लास्ट में हमारे पास आ जाता है D3, तो D3 का मेरे पास बुलियन फंक्शन क्या बनेगा, दोनों नॉर्मल ए बी ए डॉट बी। तो ये मेरे पास इनकी जो है 2x4 डिकोडर के चारों आउटपुट के बुलियन फंक्शंस आ गए। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग इन्हीं बुलियन फंक्शंस की मदद से। ये मेरे पास 4 बुलियन फंक्शंस आ गए थे, इनकी मदद से हमने ये इसका सर्किट डायग्राम बना दिया, जो कि क्या कर रहा है, 2x4 डिकोडर है। इसको जब आप लोग इसी तरह अकॉर्डिंगली आप इनपुट्स प्रोवाइड कर लें और देखेंगे इसी के अकॉर्डिंगली आपको इसी तरह आउटपुट देगा ये सर्किट। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोगों ने 3x8 डिकोडर बनाना हो, तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट होंगे, 8 आउटपुट्स होंगे। 3 इनपुट और 8 आउटपुट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2⁻³ 8 आउटपुट आ रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देख लें, तो इसमें हमारे पास देखें 3 इनपुट्स हैं, जब तीनों 0 0 हैं तो आपके पास कौन सी लाइन 1 होगी, D0 1 होगा, बाकी सारे 0। इसी तरह अगर आपका C1 है, मतलब 0 0 0 0 0 1 है, तो आपकी सिर्फ 1 लाइन जो है 1 होगी, बाकी सारे 0। इसी तरह 1 0 के केस में ये 2 बन जाता है, तो आपकी जो है 2 लाइन 1 होगी, D2 जो आउटपुट है वो 1 होगा, बाकी सारे 0। अच्छा, 1 1 को देखें तो आपके पास 1 1 जो है वो 3 के इक्विवेलेंट है, तो आपकी जो D3 है वो 1 है, बाकी सारे 0। इसी तरह 1 0 0 जो है आपके पास 4 बन जाता है, 1 0 0 1 0 1 जो है 5 है, तो D5 1, बाकी सारे 0। इसको देखें तो इसमें हमारे पास D6, तो 1 1 0 6 के इक्विवेलेंट है, तो D6 1, बाकी सारे 0। इसी तरह जो 1 1 1 है ये किसके इक्विवेलेंट है, 7 के, तो आपके पास D7 1, बाकी सारे 0 0। तो इन्हीं के अगर आप लोग देखें बुलियन फंक्शंस देखें तो सिंपल बुलियन फंक्शंस बनते हैं। तो D0 का बुलियन फंक्शंस क्या बन रहा है, ये कब आपके पास हाई प्रोड्यूस करेगा, जब इन तीनों का कंप्लीमेंट लेके इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए, एंड किया जाए, A डॉट B डॉट C नॉट, ठीक है, तीनों की कंप्लीमेंट का नॉट डॉट एंड किया जाए, तो ये हमारे पास D0 का एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह D1 का कब आएगा 1, जब आपके पास A जो है वो A का भी कम्प्लीमेंट, B का भी कम्प्लीमेंट और C सिंपल। इसी तरह बाकी भी आप लोग देख लें। अभी अगर ये D4 का देखें तो D4 कब 1 प्रोड्यूस करे, जब आपके पास A तो सिंपल है लेकिन B और C दोनों का कम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसी तरह ये बाकी भी हमारे पास इक्वेशंस इन्हीं के हम लोगों ने एक्सप्रेशंस निकाले हुए हैं। अब D7 को देखें तो D7 कब 1 प्रोड्यूस करेगा, जब A B C तीनों हमारे पास 1 है, तो अगर इन तीनों का सिंपल एंड कर दिया जाए तो आपके पास D7 का बुलियन फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3x8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल हो गया। इसमें आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे पास एट द टाइम एक ही आउटपुट 1 होगा, ऐसा नहीं हो रहा कि D0 भी 1 हो और D1 भी 1 हो। तो हमारे पास एट अ टाइम एक ही आउटपुट जो है वो 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो इन्हीं टेबल की मदद से हम लोगों ने इसके बुलियन एक्सप्रेशन निकाले और बुलियन एक्सप्रेशन
की मदद से हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो इसका कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स आ रहे हैं ए बी सी, और ये वही आपके पास आउटपुट आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने 3x8 डिकोडर बनाना हो तो इसको आप लोगों ने इसका ये सर्किट डायग्राम देख लिया कि हम लोग इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये 3x8 डिकोडर को हम लोग 2x4 डिकोडर की मदद से भी बना सकते हैं। अगर हम लोगों के पास 2x4 का डिकोडर हो, जैसे कि हम लोगों ने 2x4 का डिकोडर का सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखा, ये जो है हमारे पास 2x4 डिकोडर का सर्किट डायग्राम है। तो अगर इस तरह के आपके पास सर्किट बना हो तो इस तरह के अगर आप लोग 2 सर्किट ले लें तो 2x4 डिकोडर की मदद से आप लोग 3x8 का डिकोडर बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने 3x8 का डिकोडर में आपके पास 3 इनपुट्स हैं, 2 2x4 के डिकोडर्स हैं, तो आप लोगों ने इस तरह ये आप लोग ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें आप एज्यूम कर लें कि ये वही सर्किट है जो आपको मैंने पीछे स्क्रीनशॉट में दिखाया। तो या अगर आपके पास इस तरह के 2x4 के डिकोडर्स लगे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आप लोग इनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे। एक को जो तीसरा इनपुट है, जैसे x y और ये e है, तो जो तीसरा इनपुट है एक को कम्प्लीमेंट करके प्रोवाइड करना है, और दूसरे के जो डिकोडर है उसको नॉर्मल फॉर्म प्रोवाइड करना है। तो इससे भी आपके पास 4 आउटपुट्स आएंगे सॉरी, और दूसरे से भी आपके पास 4 आउटपुट्स आएंगे। तो 4 आपके पास 8 आउटपुट्स हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास 3x8 का डिकोडर की तरह वर्क करेगा। जिस तरह ये सर्किट वर्क कर रहा है उसी तरीके से ये सर्किट भी वर्क करेगा। हाँ, एट द एंड में स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें इनकोडर्स की एप्लीकेशन, तो इनकोडर्स यूज होते हैं ईमेल्स में, वीडियो इनकोडर्स एटसेट्रा। इसके अलावा जो डीकोडर्स हैं हमारे, डीकोडर यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर्स में एंड मेमोरी चिप्स में। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि इनकोडर्स एंड डिकोडर्स क्या कर रहे थे, इनकोड कर रहे थे डेटा को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये जो इनकोडर्स एंड डिकोडर्स हैं ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसे कि आप लोगों की टेली कम्युनिकेशन आ जाती है या आपकी जो नेटवर्किंग आ जाती है, वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप लोगों को देखें तो इसमें नेटवर्किंग में जैसे हम लोगों ने डेटा ट्रांसमिट करना होता है, तो अगर आप लोग एक एंड से डेटा, लेट सपोज ये एक एंड ए है, इससे आप लोगों ने डेटा सबमिट करना है, तो आप लोग क्या कर देते हैं, डेटा को इनकोड करके, इनकोडर की मदद से इनकोड करके ट्रांसमिट कर देते हैं। और जो रिसीवर एंड है, जैसे जब ये दूसरे एंड पे इसने रिसीव किया है, ये एंड बी है समझ लें, यहाँ पे ये रिसीवर है लेट सपोज, तो इसने जब रिसीव किया तो ये क्या करता है, ये इसको डिकोडर की मदद से डिकोड कर लेता है। तो इसको वही इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो यूज़र ने यहाँ पे यूज़र के पास, यूज़र के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसने उसको इनकोड किया था, और इसने उसको दोबारा से डिकोड कर ली, डिकोडर की मदद से डिकोड किया, तो इसको वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। लेट सपोज इसने अगर 1 भेज रहा था, इनकोड किया उसने, वो इनकोड होके कुछ में दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट हुई, जब उसने उसको रिसीव किया, इसने उसको दोबारा डिकोड किया तो उसको दोबारा से 1 मिल गया। तो इस तरह आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वहाँ पे इनकोडर्स डिकोडर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं।